राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। कल राहुल जी कोटा राजस्थान में थे। मेरा बचपन कोटा में बीता है। पुराने जमाने में एक छोटा सा इंडस्ट्रियल सिटी हुआ करता था। यहाँ काफी सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती थी। बाद में वहां पे बंसल साहब नामक एक मैथ्स टीचर ने कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वो बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट हो गए। आज से 25-30 साल पुरानी बात है। तो वहां से उनकी एक कोचिंग चल पड़ी, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी। आज वो देश का सबसे बड़ा कोचिंग हब है, जहां लाखों वहां पे कोचिंग पढ़ने आते हैं। मुख्यतया नीट और जेईई की कोचिंग होती है, मेडिकल और इंजीनियरिंग की। उसके बाद और देश में बहुत सारे कोचिंग हब्स नए खड़े हो गए। जैसे एक लेटेस्ट जो तैयार हुआ है वो राजस्थान में एक सीकर है, वहां तैयार हुआ है। खैर, सब तो कोटा में चूंकि कई लाख युवा पूरे देश से पढ़ने आते हैं, तो वहां पे राहुल जी कल एक सभा कर रहे थे। और हालांकि उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक सभा नहीं है, पर एजेंडा राजनीतिक था। वहां पे एक और झूठ बोला गया, एक झूठ जो नया देश में परोसा जा रहा है कि 6 युवाओं ने जो है अपना आत्मोत्सर्ग, स्वयं अपनी जान ले ली। वो वर्ड यूट्यूब पे मैं यूज नहीं करता हूं। और इसका कारण था नीट का पेपर लीक हो गया। नीट का पेपर लीक वाकई एक समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए। परंतु ये कहना कि नीट के पेपर की वजह से उन बच्चों ने आत्महत्या कर ली, ये एक गलत बात हो जाएगी। हमारे देश में बहुत सालों से हम एक बात सुन रहे हैं, किसानों ने ये कर लिया, 750 किसान ये हो गए। मैं डे वन से कहता हूं कि ये धरती का सबसे बड़ा झूठ है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब अपनी जान स्वयं लेता है तो वो डिप्रेशन का मरीज होता है। उसके अन्य बहुत से कारण हो सकते हैं, होते हैं। कोई एक कारण नहीं होता है, और सबसे बड़ा कारण होता है कि वह एक मनोरोगी है, उसका इलाज कराओ। यह एक मनोरोग है। हमने तमिलनाडु में और आंध्र, वहां साउथ में रजनीकांत की फिल्में पिटने पर लोगों को अपनी जान देते देखा है। एक बहुत ही सी ग्रेड, थर्ड सी ग्रेड भी नहीं, वो एक खुशबू नाम की एक एक्ट्रेस हुआ करती थी। एक दो उसने हिंदी फिल्मों में काम किया था। उसके बाद जब यहाँ नहीं चली तो साउथ चली गई। साउथ में वो बहुत बड़ी स्टार बन गई। उसके मंदिर मंदिर बन गए थे, मंदिर, उसकी पूजा होती थी। ये जो नगमा थी हमारे यहाँ की, सी या डी ग्रेड आर्टिस्ट थी, उसकी भी वहां साउथ में पूजा होती है। तो ये एक बात बताओ ना, रजनीकांत, खुशबू और नगमा की पूजा करने वाले लोग, इनको आप मनोरोगी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मुझे एक बात। और जब रजनीकांत और खुशबू की कोई फिल्म फ्लॉप हो गई तो उसमें से कुछ ने जो है जान दे दी। अब सरकार को चाहिए कि नहीं भैया, 18 लोगों ने जान दे दी है, इसलिए ये सरकार का नियम बना देना चाहिए कि भाई रजनीकांत की तो हर फिल्म हिट करनी ही पड़ेगी। हिट रजनीकांत और खुशबू की हर फिल्म हिट करो, नहीं तो कुछ लोग जान दे देंगे तमिलनाडु। ये तो वो बात हो। मैं हमेशा से कहता था कि ये किसानों द्वारा जो किया जाने वाला है ना, ये आत्म स्वयं वाला काम, एक तो ये धरती का सबसे बड़ा झूठ है। इसमें यस, इतने सारे लोगों ने की होगी, और उसके पीछे खेती, किसानी, कृषि कारण नहीं होता। उसके पीछे उनकी अपनी पारिवारिक समस्याएं, अपने दैनिक जीवन की समस्याएं होती हैं, और वो उनका मनोरोगी होना होता है। इसलिए रूट कॉज पे काम कीजिए। किसानों की समस्याएं हैं, कृषि में समस्याएं हैं, पर उनको इन घटनाओं से मत जोड़िए। मैं तो हमेशा से कहता हूं कि आप एक व्हाइट पेपर लाइए, तो जितनी आज तक हुई है, आज तक जितनी हुई है, सबकी जांच कीजिए, बाकायदा एक जांच कमीशन बैठाइए, और एक एक घटना की गहराई से न्यायिक जांच कराइए कि इस आदमी ने क्यों अपनी जान ली थी। आपको पर नहीं, आज तक इस देश में किसी ने ये काम किया। हर आदमी इसको लेकर उड़ता है। अब और जो विपक्ष में होता है वो
जो सरकार होती है उसको गरियाता है, उसके लिए एक मुद्दा है। और ये एक झूठ चला आ रहा है देश में सदियों से। 750 किसान मर गए था सिंगू बॉर्डर पे, जब सरदार जी लोग आंदोलन कर रहे थे। अरे भैया कैसे मर गए, कौन सी गोली चल गई, कौन सी लू चल गई, वहां तो एसी लग रहे थे झुग्गियों में, कौन सी आंधी चल गई, आखिर मर कैसे गए 750? 7.5 कारगिल में नहीं मरे थे, आपको मालूम है? कारगिल में इतना बड़ा युद्ध हुआ था, कितने मरे थे? 400 कुछ मरे थे। सिंगू बॉर्डर पे 750 मर गए। एक वो हर्ष शिकारा है, वो कल एक वीडियो वहां चयनित गांव है उसमें वो चल रहा है, धरना कोई चल रहा है, पानी पुनी का कोई मसला है। तो हर्ष शिकारा कल भू भू रहा था, अरे मारा एक था 82 साल का शुगर का मरीज था, धरने पे बैठा था, आमरण अनशन कर रहा है, उसकी शुगर घनी डाउन हो गई, आए मर गई। अरे मैंने कहा ओ खागड़ हो गधे, शर्म नहीं आती तुमने? 82 साल के बूढ़ो शुगर के मरीजों से तो अनशन करा रहे हो। साले तू जवान, तेरे इतनी पाकिस्तानी दुम्बे की तरह तेरे चूतड़ों पे इतनी चर्बी जम रही, तू कर ले ना अनशन, इस चर्बी ने कम कर ले थोड़ा, छोटे वर्गा खागड़ हो रहा है, तू क्यों ना करता अनशन? वहां शाहीन बाग में बुढ़िया गर्भवती औरतें 15 दिन के बच्चे जो गोद में लेके आई थी उनको अनशन पे बिठा रखा था। वो एक निमोनिया तो मर गया, बोला अरे हमारा बालक मर गया। अरे साले 15 दिन के बच्चे को लेके इस सर्दी के मौसम में तू यहाँ सारी रात बैठेगी तो निमोनिया तो होगा ही होगा। तो ये गर्भवती औरतों से तुम अनशन करा रहे हो। वहां सिंघू बॉर्डर पे जो इनका किसान आंदोलन हुआ था, देश के ठलुए बूढ़े वहां बिठा रखे थे। कुछ मौतें जरूर हुई होंगी, नेशनल डेथ्स थी। खैर, अभी नीट का पेपर कैंसिल हो गया जी 6 लोगों ने। एक रिया जी है देहरादून की, उन्होंने भी खुदकुशी की। 97% उन्होंने स्कोर किया था जब वो 12th में थी। आज वो 23 साल की थी। भैया नीट का एस्पायरेंट कितने साल का होता है? मैंने तो नीट के तैयारी करने वालों को देखा है 15 15.5, जब वो 10वीं 11वीं में होता है ना तभी शुरू कर देते हैं, और 12th के बाद पेपर देते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 12वीं के बाद एक आध साल ड्रॉप करके, एक आध चांस मिस करके, बाय द टाइम दे आर 18 दे गेट सेलेक्टेड, कोई ना कोई कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं। चलो कोई बहुत लेट होगी तो 19 का कर लेगी। अब रिया जी 97% थी 12th में, हमारी बेटी तो डॉक्टर बनेगी। अब वो बेटी डॉक्टर बनी नहीं, 17 की हुई, 18 की हुई, 19 की हुई, 20 की हुई, 21 की हुई, 22 की हुई, 23 की हुई। इस बीच उसने बीएससी भी कर ली किसी कॉलेज से। 6 साल हो गए ना अब तो भैया अगर उसका नीट क्लियर होना होता तो पहले साल हो गया होता। 97% स्कोर किया है 12th में, ऐसे ही किया है, छोले दे के पास हुई थी क्या? नहीं ना, 97% सीबीएसई की टॉपर थी ना, स्कूल की भी टॉपर थी, कॉलेज की भी टॉपर थी, पर नीट क्लियर नहीं हुई। 1 साल नहीं हुई, 2 साल नहीं हुई, 3 से, फिर चलो जी बीएससी कर लेते हैं। बीएससी कर ले, फिर नीट देती रही, 6 साल से नीट दे रही थी, आज तक क्लियर नहीं हुई, डिप्रेशन में थी, मर गई। राहुल गांधी उसको लेके उड़ रहा है। तो ये तो थी रिया जी की कहानी। एक आकांक्षा जी हैं, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है, उसकी कल चिट्ठी कोटा में मंच से राहुल गांधी सारी स्टूडेंट्स को पढ़वा रहा था। वो कहती पापा मैंने सब बर्बाद कर दिया, आई लव यू मम्मी, पापा आई लव यू, मैंने सब बर्बाद कर दिया, मैं डॉक्टर नहीं बन सकी। उनकी भी सेम स्टोरी है, बाप कर्जा लेके कोटा में और पता नहीं कहां कहां पढ़ा रहा था, नहीं हुआ नीट क्लियर, मर गई। दोष मोदी का है। एक और तीसरी फैमिली, कल अभी मैं उसकी वीडियो देख रहा था, राहुल गांधी ने माँ, बाप और बेटी कर्जा लेके, साहब मैं
आईएएस एस्पायरेंट है मेरी बेटी, मैं तो कर्जा ले लूंगा, अपना घर बेच दूंगा, या कर दूंगा, वक कर दूंगा, मैं अपनी बेटी का सपना पूरा करूंगा। बेटी से पूछा, बेटा तुम क्या चाहती हो? बोला जी आपकी क्या है? बोले जी सिर्फ 1000 सीट है, 15 लाख फॉर्म भरते हैं, 15 लाख लोग तैयारी करते हैं, 1000 सीट होती है, तो बाकी जो 14,99,000 है उनका कोई प्लान बी मोदी को तैयार करना चाहिए। मोदी को सोचना चाहिए कि सिर्फ 1000 सेलेक्ट होंगे तो बाकी 14,99,000 का क्या होगा, उनके लिए प्लान बी गवर्नमेंट तैयार करे। ये वो लड़की कल राहुल गांधी के सामने मंच से कह रही थी। अच्छा, राहुल गांधी की जगह मैं होता तो मैं बोलता अच्छा चलो चलो भाई, मैं अपनी पार्टी का एक विजन दे रहा हूं कि जब मेरी सरकार आएगी तो मैं उन 14,99,000 के यूपीएससी फेलियर्स के लिए ये प्लान है मेरा, उन 14,99,000 का मैं ये करूंगा। अच्छा, आज तक किसी ने सोचा कि वो 14,99,000 जो फेलियर्स होते हैं वो क्यों फेल होते हैं? हालांकि इस पे मैंने कम से कम 20 वीडियोस बनाए हैं कि इन कोचिंग नगरियों में होता क्या है, फिर वो चाहे यूपीएससी वाली कोचिंग नगरियां हैं, चाहे ये नीट जेईई वाली होती, और इनका माहौल इतना खराब क्यों होता है? देखो भैया, पेरेंट्स भी इस बात को समझ लें, स्टूडेंट्स भी इस बात को समझ लें कि आपने एक ऐसे समंदर में छलांग लगाई है जिसमें 99.99% लोगों को डूबना ही है। 99.99% लोग। आप ही कह रहे थे ना 15 लाख होते हैं तो 1000 सेलेक्ट होते हैं, बाकी देख लो, परसेंटेज निकाल लेना, हो सकता है पॉइंट कुछ इधर उधर हो जाए, उस पे उसको मत पकड़ना। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपने 99% आपके फेल होने के चांस है, तो आप उस फेलियर को कैसे हैंडल करोगे, आपका प्लान बी क्या है, ये आपको सोचना है। कोई मोदी नहीं सोचेगा, धर्मेंद्र प्रधान नहीं सोचेगा, ये आप सोचेंगे कि जब सक्सेस रेट ही 1% से कम है तो 99% जो फेल होंगे वो क्या करेंगे। तो ये आपकी प्रॉब्लम है। दूसरी बात, जितने एक एक बहुत बड़े आईएएस टॉपर हुए हैं, नाम नहीं लूंगा, उनकी बड़ी अजब गजब कहानी है। यूपीएससी की तैयारी करने गए थे, बाप जो है गेहूं बेच के लड़के को यूपीएससी कर रहा था, यूपीएससी में वहां लौंडा पढ़ता कम था, लौंडियाबाजी ज्यादा करता था। एक लौंडिया को सारा एग्जाम सेंटर पे छोड़ के आता था, लेके आता था, उसके सारे नोट्स बनवाता था, दिन रात उसकी सेवा करता था, उसी के साथ रहता था। दोनों शायद लिव इन में भी रहते थे, लिव इन में ही रहते थे। वो लौंडिया आईएएस में सेलेक्ट हो गई, उसका भी नाम भी मुझे पता है, महाराष्ट्र में है पोस्टेड, बताऊंगा नहीं, पहले मैं इस पे वीडियो कर चुका हूं। तो जब वो सेलेक्ट हो गई ना, तो जिस पीजी में वो रहती थी उसमें ये श्रीमान जी बकायदा फूल माला केक मिठाई लेके पहुंचे। अपनी पढ़ाई तो लग गई थी दक्षिण, उसके तो प्रेम दिवस लग चुके थे खुद की पढ़ाई के, अपनी प्रेमिका को आईएएस बना रहे थे, वो बन गई। जब वो बन गई तो जब ये उसके यहाँ पहुंचे तो उसने मिठाई उठाई खा ली, केक वेक खा लिया, उसके बाद बोली आओ जरा, उनको उस पीजी के दरवाजे पे लाई, बोली जरा पीछे मुड़ो मुड़ो। वो श्रीमान जी जब पीछे मुड़े तो उनके गांव पे मारी एक लात, और वही मतारी गरी आई कि आज के बाद साले दिखाई मत दे, जरा भाग साले, फेलियर साला लूजर। गांव पे लात मार के चली गई, आईएएस हो गई। ई श्रीमान जी दारू पीने लग गए, छक के दारू पिए, 1 साल डिप्रेशन में चले गए। फिर पता नहीं कैसे भगवान ने सद्बुद्धि दी, 125-30 किलो के हो गए थे। एकदम सच्ची घटना बता रहा हूँ, इसी मुखर्जी नगर के। खैर साहब, 1 साल बाद पता नहीं कहां से जोत जगी, क्या हुआ, ईश्वर ने क्या
जो है ऐसा क्या अंदर से प्रेरणा मिली, फिर पढ़ाई में जुट गए 1 साल दब के पढ़ाई किए और फिर खुद आईएएस टॉपर हुए। शायद नेशनल रैंकिंग में कोई ऐसे 18-20 नंबर था। आज बड़े सीनियर आईएएस अफसर हैं कहीं उधर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में। वो मैडम अभी महाराष्ट्र में है। लेटेस्ट रिपोर्ट बता रहा हूँ। तो चलिए, वो तो बड़े भाग्यशाली थे कि उनको भगवान ने 1 साल बाद सद्बुद्धि दे दी कि उन्होंने सारा गम गलत करने के बाद 1 साल छक के दारू पीने के बाद, मजनू बनने के बाद, डिप्रेशन में जाने के बाद भी रिकवरी की और अपने जीवन में सफल हुए। परंतु 99.999% लोग इसी लौंडियाबाजी के चक्कर में या पढ़ाई पे फोकस न करने के चक्कर में मुखर्जी नगर और न्यू राजेंद्र नगर और इन तमाम कोचिंग नगरियों में बर्बाद हो जाते हैं। राहुल जी, ये असली समस्या है। इसको एड्रेस कीजिए ना कि आप एक मूर्ख गधा बाप मंच से बोल रहा है कि मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा, नीलाम कर दूंगा अपनी बेटी का सपना पूरा करने के लिए। अब चूतिया, 99% चांस है कि फेल हो जाएगी। तो सब कुछ बेच रहे हो बेटा, तो फिर तुम काहे नहीं पंखे से जो है ना करोगे वही काम। जब तुम इतने अनरियलिस्टिक अप्रोच है तुम्हारी लाइफ के प्रति, तुम्हारा प्लान बी क्या है तुम्हारी बेटी का? तुम मुझे बताओ। तुम बोल रही हो कि मोदी मेरा प्लान बी बनाएंगे, तुम बताओ ना। यूपीएससी की तैयारी कर रही हो, राहुल गांधी के साथ मंच शेयर कर रही हो, तुम बताओ कि तुम्हारा प्लान बी है कोई? वो जो रिया मैडम थी देहरादून वाली, जो कि 23 साल की हो चुकी थी, आज भी नीट का पेपर दे रही थी, उनके पास कोई प्लान बी था? और एक बात और क्लियर हो गई कि भैया 12th में 97% स्कोर करने का मतलब आप नीट क्लियर कर लेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ऐसे लाखों 97 98% हैं जिनका नीट जेईई क्लियर नहीं होता। 12वीं में 98% नंबर लेना एक अलग चीज होती है, नीट जेईई या यूपीएससी क्लियर कर लेना एक अलग चीज होती है। वो 12th फेल फिल्म बन गई है। 12वीं में फेल हो गए थे श्रीमान जी, बाद में आईपीएस हुए। तो राहुल जी, समस्या के रूट कॉज को एड्रेस कीजिए कि हमारे यूथ को आपके जैसे नेता बता रहे हैं कि इस धरती पे डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस बनना, यही 3 प्रोफेशन है। चौथा कोई प्रोफेशन ही है, कोई प्लान भी है ये नहीं है हमारे यूथ के पास, और ना उसके लिए कोई स्किल है। हमारे यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो रट्टा मार के 18-18 घंटे पढ़ के 98% मार्क्स स्कोर करना ही उसको सिखाया गया है। उसको ये नहीं पता कि ये 98% स्कोर कहीं जीवन में काम नहीं आता। उसके बाद एक स्किल डेवलपमेंट नाम की चीज होती है, वो करनी होती है। और दुनिया में हर व्यक्ति को, अभी हमारे यहाँ पहलवानी में लोग तो मैं ओलंपिक का मेडल जीतूंगा। मैंने पहले एक काम नहीं करा है, पहले पन्ना केसरी हो जाए, गांव में जीत जाए पहले, ओलंपिक बाद में जाइए। और 8 अरब लोगों में एक ओलंपिक चैंपियन होता है। 8 अरब में एक। तो वहां जो सक्सेस रेट है ना, वो शायद 0.0000001% होती होगी। एक आधी जीरो कम कर लियो। तो भैया प्लान भी आपने बनाना है, मोदी थोड़ी न बनाएगा, या इंडियन ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी बनाएगी कि भाई हमने ओलंपिक कराया था, एक का मेडल आया और बाकी जो 8 अरब लोग हैं उनका प्लान भी यो है। वो नहीं कराएंगे, उनको तो एक उस ओलंपिक चैंपियन से मतलब है। बाकी का प्लान भी आपने बनाना है। राहुल गांधी जैसे लोग आपको ये प्लान भी नहीं बनाने देंगे, या बात ही नहीं करेंगे कि भैया प्लान बी बना के रखो। और मेक रियलिस्टिक गोल्स अपने, और ये कि सब कुछ बेच दूंगा बच्चे का सपना पूरा करने के लिए। इससे बड़ा चूतियापा इस धरती पे कोई नहीं हो सकता।
कि सब कुछ बेच के जो तुम लॉटरी का टिकट खरीदते हो ना, ये लॉटरी के टिकट से भी बदतर गेम है। इसलिए राहुल गांधी जी, देश को बेवकूफ मत बनाइए। हाँ, मूल बात पे आते हैं। नीट का पेपर या कोई भी दुनिया में पेपर लीक करना एक समस्या है, और उसके भी मूल में जाइए। हिंदुस्तान में, इससे पहले तो मैंने एक दो वीडियो और बनाई है, वो देखिएगा। हिंदुस्तान में नौकरी देने का या इस ये इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का कोई सिस्टम ही नहीं बनाया था नेहरू गांधी और राजीव गांधी ने। राजीव गांधी के जमाने में आके फिर थोड़ा बहुत ही एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होने लग गए। आपको मालूम है 60 और 70 के दशक में खाली फार्म भर दो और 12वीं के नंबर लिख दो कि मेरे जी 12वीं में। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि बीएचयू में से, जिन्होंने उस 1975-76 में बीएचयू से बीटेक एमटेक किया था। तो मैंने पूछा आपका एडमिशन कैसे हुआ, तो उन्होंने बोला कि हमने तो सिर्फ सिंपल फॉर्म भरा था और 12th में मेरे 68, यूपी बोर्ड में 68% बहुत अच्छा स्कोर माना जाता था। तो शायद 68 या ऐसे कुछ परसेंट आए थे, तो उसी फॉर्म भर के एडमिशन हो गया था। हमारे एक डॉक्टर, एक मित्र थे, वो डॉक्टर साहब थे, वो बताते थे कि मेरे पास दो जगह के ज्वाइनिंग लेटर आया था, एक इंजीनियरिंग कॉलेज से आया था, एक मेडिकल कॉलेज से आया था। मेडिकल कॉलेज की डेट ज्वाइनिंग की 3 दिन पहले थी, इंजीनियरिंग कॉलेज वाली बात थी, चूंकि 3 दिन पहले थी इसलिए मैंने मेडिकल ज्वाइन कर लिया। वो डॉक्टर हो गए थे। ये 1970 की बात है, पहले तो ऐसे एडमिशन होते थे। अब चलो व्यवस्था बनी, तो हिंदुस्तान में भैया नकल मारने का, सबसे पहले नकल मार लो, अपनी जगह किसी और से पेपर लिखवा लो, अपनी आंसर शीट बिल्कुल खाली छोड़ाओ। टीचर जो है क्लास में बकायदा पूरी की पूरी आंसर शीट डिक्टेट करके पेपर करवा देते थे। नहीं तो जाके जहां कॉपी चेक हो रही है वहां मैनिपुलेट कर लो, नहीं पेपर खरीद लो। ये पूरी की पूरी व्यवस्था इस देश को नेहरू गांधी और राजीव गांधी से मोदी को विरासत में मिली है। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा नकलची है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में, मैं आज एक माई का लाल देश में ले आओ जो ये कहते कि मैंने अपने पढ़ाई के दौरान नकल नहीं मारी थी। भैया पेपर आउट होता है तो लाखों इस देश में पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को नकल मरवाना चाहते हैं, या अगर उनकी औकात हो तो वो क्वेश्चन पेपर खरीदते हैं। तो पेपर आउट इंडस्ट्री जब तक डिमांड रहेगी, सप्लाई होती रहेगी, आप कुछ कर लीजिए। इस देश में नकलचियों की, पेपर सॉल्वर्स की, मैनिपुलेशन की, पेपर आउट होने की भयानक डिमांड है। तो जिस चीज की डिमांड होगी उसकी सप्लाई कहीं न कहीं से निकल ही आएगी। और बड़े बड़े पढ़ाने वाले इन्वॉल्व हैं। अभी जो आया वो केमिस्ट्री का कौन सा टीचर था, वो इन्वॉल्व, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व, बड़े बड़े टीचर्स इन्वॉल्व, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी इन्वॉल्व, बड़े बड़े डॉक्टर्स जिनके बड़े बड़े अस्पताल चलते हैं, और उन जिनको किसी भी अपने बच्चे को किसी भी कीमत पर डॉक्टर बनाना है ना। पहले तो ये मैनेजमेंट कोटा की सीटें खरीद ही लिया करते थे, 2-2 करोड़ में बिकती थी। अब एक अस्पताल में एक बाप है, उसका बड़ा अस्पताल है, वो एक दिन में 50 लाख रुपए कमाते हैं, उनके लिए 2 करोड़ रुपए क्या चीज है। चलो नहीं होगा साला, नहीं नीट क्लियर करेगा तो प्राइवेट कोटे में, मैनेजमेंट कोटे में खरीद लेंगे सीट, पैसे दे के। मेडिकल की सीट पैसे दे के पेपर लिखवा लेंगे। लालू की बेटी कैसे डॉक्टर बनी थी। तो भैया इस देश में पेपर लीक होता है, मान लिया, क्योंकि ये हमारे देश की व्यवस्था है, ये हमारा राष्ट्रीय चरित्र है। हम धरती के सबसे बड़े बेईमान, धोखेबाज, नकलची लोग हैं, भारत देश। इसको रातों रात कोई मोदी, कोई योगी या कोई धर्मेंद्र प्रधान नहीं सुधार सकता। जब मेरा रोम रोम कह रहा है कि आए किसी तरह मेरे बच्चे का पेपर क्लियर हो जाए, मेरे बच्चे को नकल मिल जाए, मेरे बच्चे को बिना पढ़े लिखे 66% मार्क्स लेके पास कर दे। तो जब हिंदुस्तान के बाप ही इस चीज पे लगे हैं तो पेपर आउट क्यों नहीं होगा। इसलिए वो एक अलग समस्या है, उसका उस तरीके से समाधान करना पड़ेगा। राहुल गांधी देश को मूर्ख बना रहे हैं, यूथ को बेवकूफ बना रहे हैं, इसको समझिए। प्लान बी आपको तैयार करना है। आप एक ऐसा, अच्छा, ये इन कोचिंग नगरियों की एक और बहुत बड़ी समस्या होती है। वहाँ महाकुंभ होता है ना, हरिद्वार में और प्रयागराज में और वहाँ उज्जैन में।
वहां पे कहते हैं भी लाखों श्रद्धालु, लाखों धर्म पारायण लोगों का जमावड़ा होता है। ये जो कोटा जैसी नगरियां होती है ना, ये लाखों लूजर्स, डरे हुए युवाओं का, जो अपने माँ बाप की झूठी आत्मश्लाघा, झूठी महत्वाकांक्षा, अपने माँ बाप की झूठी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एक झूठा सपना लेके कोटा जैसे नगरी में आए हुए हैं और डरे डरे से रहते हैं। उनको पता है कि 99% लोग इस समुद्र में डूब जाएंगे। तो जिस आदमी को पता होगी बस अगले अगले मोड़ पे तो मैं डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, वो डरा हुआ नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। इसलिए डिप्रेशन के मरीज होते, ड्रग अब्यूज और दुनिया भर की गंदगी, पढ़ाई लिखाई के अलावा हर काम करते हैं। मेरे एक मित्र हैं, डॉक्टर हैं, अभी उनके दोनों बच्चे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। आज से 5 साल 6 साल पुरानी बात है। उनकी बिटिया को कोटा भेजने की बात आई। उन्होंने बोला आप बताइए। मैंने कहा यार मैं तो कहता हूँ यहीं पढ़ा लो बनारस के। थोड़ी दिन बाद उनको फिर कीड़ा काटा कि नहीं यार कोटा भेज देते हैं, कि ऐसा ना हो। मैंने कहा अगर देखो कोटा भेजना है तो एक तो बेटी अकेली नहीं जाएगी, पहली पहली बात। छोटा भाई जो है वो 2 साल छोटा था, वो 10th में था, वो 12th में थी। मैंने कहा अगर बिटिया जाएगी तो पहले बात बेटा जाएगा साहब। नंबर 2, माँ साथ जाएगी। तुम साले को वहां पीजी में रह लो, टिफिन लगवा लो, सत्तू खा के जी लो 2 साल। पर अगर बेटी को कोटा भेजना है तो माँ साथ जाएगी और भाई साथ जाएगा। बल्कि मैं तो कहूंगा बंद करो अपनी प्रैक्टिस, तुम भी जाओ। अकेली बेटी कोटा नहीं जाएगी। उन्होंने मेरी सलाह मानी, उनकी बेटी ने बनारस से कोचिंग की। आज वो एक बहुत शानदार मेडिकल कॉलेज में उसका फाइनल ईयर है। और बेटा उसने भी वहीं बनारस रह के तैयारी की, उन्होंने कोटा नहीं भेजा। घर से ही बच्चे तैयारी करते रहे। आज दोनों बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस कर रहे हैं। इन कोचिंग नगरियों से बचिए। राहुल गांधी जैसे लोग आपको कभी सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, वो आपको हमेशा बरगलाएंगे। उनको अपनी सिर्फ राजनीतिक रोटियां फेंकनी है। इसलिए भैया अपना प्लान भी खुद बनाओ। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।